इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल की ताजुल मस्जिद के सीढ़ियों पर और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अंसारुल हसन सिद्दीकी साहब। जैसा कि सिद्दीकी साहब अभी उत्तर प्रदेश का दौरा करके आए हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं और वैसे भी यूपी चुनाव इस देश की पूरी राजनीति तय करते हैं। तो क्या कहेंगे आप यूपी के दौरे के बाद, क्या कहेंगे कि क्या योगी जी रहेंगे या योगी जी वापस अपने मठ में चले जाएंगे? सर, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो लोकसभा का जो संसद है उसका रास्ता तय करता है। वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी जो विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है और विधानसभा की जो इस वक्त जो कंडीशन है वो 1947 के बाद पहला बड़ा दिलचस्प चुनाव है और जिस तरह से वहाँ भागा भाग लगी है वो तो एक सेकंड बात है, लेकिन वहाँ पर एक जो जज्बाती मामला है, यानी चाहे वो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो दलितों की। दलित आज जब वोट डालने से पहले उसको हाथरस याद आ रहा है, आज उसको लखीमपुर खीरी याद आ रही है, वो माँ बहनों के आंसू याद आ रहे हैं, वो बच्चों की तड़पती हुई आहें याद आ रही हैं और उसको लेके जिस तरह से ये मौर्या है, राजभर हैं और जो लोग हैं जिसको मैंने करीब से देखा, वो लोग एक तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ आए हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के पास जो एक बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे और जो 2050 तक का सपना देख रहे थे वो सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, हम ताजुल मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हैं और यूपी में मुस्लिम फैक्टर बहुत मायने रखता है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जिस तरीके से वहाँ पर समर्थन मिल रहा है, जो वीडियोस आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इसका? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, चूँकि आप तो हमारे वाकिफ़ खबर के बॉस हैं, प्रधान संपादक हैं, और इसी वाकिफ़ खबर के माध्यम से मैं खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिला हूँ इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रयागराज में जो उसका नाम रख दिया है, मैं खुद मिला हूँ और मैंने उनकी इलाहाबाद की, जौनपुर की और लखनऊ की, सुल्तानपुर की बड़ी बड़ी रैलियाँ देखी और देखने के बाद उनका जो जज्बा है वो वोट कटुआ जो बोला जाता है यूपी में, एक वर्ड्स बोला जाता है, वो उसमें से नहीं है, बल्कि इस बार मुसलमान को भी, जैसा हमारे दलित भाइयों को जो प्रॉब्लम आई और जो वो बात को सोच रहे हैं, वैसी जो 22% मुस्लिम वोट है वो एकदम इकट्ठा है। उनके सामने ये नहीं है कि कम्युनलिज्म क्या है और फ़िरका परस्त क्या है और सेकुलर क्या है। अब इससे बाहर निकलना चाहता है भागा मुसलमान, उसको ये बात सोचने पर तैयार है कि 70 सालों से कांग्रेस ने सेकुलर बन के और दीगर पार्टियों ने सेकुलर बन के एक तरह से मुसलमानों के साथ पक्षपाती किया है। जब टिकट देने का मौका आता है या कोई पद देने का मौका आता है तो सारी पार्टियों का मैनिफेस्टो एक ही है कि दलितों को और अल्पसंख्यकों को सेकंड नंबर पर रखते हैं। तो अब जो दलित वहाँ का जो मुसलमान जो सोच रहा है, जो हमारे वहाँ के जो हमारा जो सर्किल है, अपना जो सर्किल है मीडिया का, उन लोगों से बातचीत हुई, कुछ हमने रैलियाँ देखी, कुछ लोगों से पूछा, कुछ बुज़ुर्गों से जो जानकारी रखते हैं उनसे पूछा, तो उनका यही कहना था कि इस बार असदुद्दीन का जो वोट, असदुद्दीन ओवैसी साहब के माध्यम से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एक अपना अलग मुकाम रखता है और बहुत मुमकिन है कि 20 से 25 सीटें इस बार मुस्लिमों को आएंगी। और वो गणित भी बिल्कुल बड़ा साफ़ है कि जहाँ पर मुस्लिम वोटर 60% से ऊपर हैं, जैसे एक रामपुर की सीट तो 90% है, मुरादाबाद है, जौनपुर है, इलाहाबाद करेली है और पश्चिम लखनऊ है, ये वो सीटें हैं जो 60% से ऊपर हैं। और इस वक्त जो नया चीज़ देखने में आ रहा है, जो सन 47 से आज तक कभी देखने में नहीं आया था, वो ये आया था कि नौजवान मुसलमान बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ ओवैसी के साथ हैं, जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, जो कभी सपा के साथ हुआ करते थे, जो डंडे खाते थे, वो अब कह रहे हैं कि हम डंडे नहीं खाएंगे, अब हम जो है अपना हक मांग के रहेंगे। नहीं, तो जैसा आप कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ मुस्लिम्स हैं, तो इसका एक वोट कटना तो सिंपल सा गणित है, क्योंकि राजनीति नंबर्स का खेल है, जिसके पास जितने ज़्यादा संख्या है वो जीतेगा और अगर वोट बटेगा तो प्रतिद्वंद्वी ऑटोमेटिकली, मतलब ये कि तो सिंपल सा गणित है। तो इसमें आप कैसे कह पा रहे हैं कि ओवैसी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? चूँकि मेरा संबंध मेरा ननिहाल
यूपी अवध से है। मेरे नाना वहाँ कलेक्टर थे, मेरे मामू वहाँ डिप्टी कलेक्टर थे, और मेरा बड़ा हर ज़िले में मेरे वहाँ रिश्तेदार हैं, कानपुर से लेके सुल्तानपुर और अयोध्या तक, और इलाहाबाद, प्रतापगढ़ वगैरह। तो बात यह है कि बहुत सिंपल बात आपकी समझ में आएगी। पिछला चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था, दोनों ने मिलकर जो है, अब मुसलमानों ने 70% वोट दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि माइनॉरिटी की वोट की कीमत भी नहीं रही और निकल गई थी। उस समय तो क्या बोलते हैं, ओवैसी नहीं लड़े थे। तो ये कोई गलत नहीं है। जो हमारी जो सीट है वो बिल्कुल एक तरह से वो है और वो निर्णायक हैं। और ये जो अखिलेश यादव और ये जो लोग बने हुए हैं, तो मेरे पास तो ये भी खबर है कि बिना चंद्रशेखर रावण और ओवैसी के समर्थन से सपा की सरकार भी नहीं बनेगी। ये बात भी तय है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण का जो उनसे मैं मिला हूँ, उनका जो ज़मीनी जनाधार है वो दलितों का बहुत मजबूत है। यानी समझ लीजिए बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर नज़र आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी का वोट जिस तरह से मुस्लिम युवक ओवैसी के साथ जुड़े हैं, वैसे ही दलित युवक और बच्चे और बच्चियाँ और बहुत बड़ी उनकी भीम आर्मी सेना है, वो दलित से चंद्रशेखर रावण के साथ जुड़ी हुई है। और इन दोनों के बिना, इन दोनों को घटा के बढ़ा के कोई सरकार नहीं बना सकता। तो अंसार और हसन सिद्दीकी साहब का अपना एक तरीका होता है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने का, और इनका एनालिसिस हमेशा सही बैठा है। यूपी चुनाव को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि बिना ओवैसी और चंद्रशेखर रावण के वहाँ पर कोई सरकार मुमकिन नहीं है। और जब ये कह रहे हैं तो शायद ऐसा हो। वाकिफ खबर अपनी तरफ से भी जो हमारे संवाददाता के रूप में या हमारे प्रतिनिधि के रूप में पूरा यूपी ये घूमकर आए हैं, तो यह बिल्कुल कहेगा कि चंद्रशेखर रावण और ओवैसी के बिना शायद अब यूपी में सरकार बनना संभव नहीं है। धन्यवाद।